मातरम मित्रों, 7 अप्रैल 2023 में पहली खबर यह है कि यूएन सांख्यिकी निकाय चुनाव में भारत की जीत हो गई है। अब ये जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अब 4 वर्षों तक इसमें नेतृत्व करेगा। भारत को 53 में से 46 वोट मिले हैं। चीन को इसमें 19 वोट मिले थे। भारत इसको 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले 4 साल के कार्यकाल के लिए जीतेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसके लिए खुशी भी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी निकाय के लिए भारत को चुना गया है। अगली खबर है बाबू जगजीवन राम से संबंधित। बाबू जगजीवन राम की हाल ही में जयंती मनाई गई है। जो बाबू जगजीवन राम हैं वो बिहार से संबंध रखते हैं। ये एक प्रतिभाशाली राष्ट्रीय नेता, स्वतंत्रता सेनानी, दलितों को गरीबों के मसीहा और उत्कृष्ट एवं सांसद असाधारण वक्ता थे। ये एक लोकप्रिय रूप बाबूजी के नाम से भी जाने जाते थे। 5 अप्रैल को इनकी 116वीं जयंती थी जब राष्ट्र ने उन्हें श्रद्धांजलि दिया। इनका जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार के एक दलित परिवार में हुआ था। दलित परिवार में होने के कारण उन्हें स्कूल से ही भेदभाव का सामना किया। इसने उन्हें समाज के एक वर्ग के साथ विशेष प्रकार के बहिष्कार के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रेरित किया। 1931 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी से जुड़ गए। उन्होंने कई बार रविदास सम्मेलन का आयोजन कलकत्ता में किया और रविदास जयंती मनाई। 1935 में अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग की स्थापना में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका के चलते कई बार गिरफ्तार भी हुए। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में श्रम मंत्री और संचार मंत्री सहित भारत सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान वह भारत के रक्षा मंत्री थे। 1977 में आपातकाल के विरोध में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। 1977 से 1979 तक वह देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे। 6 जुलाई 1986 को उनका निधन हो गया। बाबू जगजीवन राम संविधान सभा के सदस्य भी रहे। इनके नाम 1936 से 1986 तक लगातार 50 वर्षों तक के सांसद रहने का विश्व रिकॉर्ड है। इसके अलावा वह भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक यानी 30 सालों तक कैबिनेट मंत्री रहे भारत सरकार में। गौरतलब है कि 15वीं लोकसभा में जो अध्यक्ष थी और पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार, वो इनकी पुत्री हैं। अगली खबर है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट को एपीए को लेकर समझ लेते हैं ये खबरों में क्यों है। तो गेल इंडिया लिमिटेड ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के साथ एपीए में प्रवेश किया है। अब ये गेल कौन है? तो गेल भारत की महारत्न कंपनियों में से एक है। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एपीए के बारे में अधिक जानकारी में ये है कि यह भविष्य के वर्षों के लिए करदाता के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के मूल्य निर्धारण के लिए स्थानांतरण मूल्य निर्धारण पद्धति का निर्धारण करने वाले करदाता और कर प्राधिकरण के बीच में समझौता है। बेसिक ये कर एग्रीमेंट का सिस्टम है। एपीए कार्यक्रम को आयकर अधिनियम 1961 में धारा 92 सीसी और 92 सीडी को सम्मिलित करके वित्त अधिनियम 2012 के माध्यम से 2012 में शुरू किया गया था। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट में और क्या होता है? तो एक तरफा है कि एक एपीए केवल करदाता और उसे देश के कर के प्राधिकरण को शामिल करता है जहां करदाता स्थित है। द्विपक्षीय एपीए, इसमें करदाता और विदेश में करदाता का संबंध उद्यम उस देश का कर प्राधिकरण जहां करदाता स्थित है और विदेशी कर प्राधिकरण भी शामिल है। और बहुपक्षीय, इसमें करदाता विभिन्न विदेशी देशों में करदाता, 2 या 2 में से अधिक उस देश के कर प्राधिकरण जहां करदाता स्थित है और कई प्रकार के कर प्राधिकरण शामिल होते हैं। तो टोटल ये 3 टाइप का होता है। फ़ायदे क्या होते हैं? दोहरे कराधान से बचाता है। जटिल और उच्च जोखिम वाले लेन देन के लिए निश्चितता होती है। अनुपालन लागत कम करता है। व्यापार करने में बहुत आसानी हो जाती है। अगली खबर है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ मेटल्स के भंडार मिले हैं। अब ये कौन कौन से रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं? तो नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एनजीआरआई को आंध्र प्रदेश में दुर्लभ पृथ्वी के तत्वों का कुछ भंडार मिला है। ये जो भंडार हैं वो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में पाए गए हैं। एनजीआरआई के वैज्ञानिक कर रहे थे सर्वेक्षण और सर्वेक्षण के दौरान उन्हें विभिन्न प्रकार की रेयर अर्थ मेटल्स मिले हैं। अब ये जो दुर्लभ तत्व हैं, नियोडिमियम का उपयोग मजबूत स्थायी चुंबक के बनाने में किया जाता है। दुर्लभ तत्वों का वाणिज्यिक और सैन्य उपयोग सबसे ज़्यादा चीन और जापान करते हैं। दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के भंडार और उत्पादकता में चीन पहले नंबर पर है। इनकी पहचान जो आंध्र प्रदेश में मिले हैं वो है एलानाइट, थोराइट, टेंटेलाइट और जिरकोन जैसे 15 दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के रूप में की गई है। लैंथेनाइट श्रृंखला के 17 खनिजों का एक विशेष समूह दुर्लभ तत्व है। समूह में येट्रियम, स्कैंडियम के अलावा 15 लैंथेनाइट तत्व भी मिले हैं। 6.9 मिलियन टन
दुर्लभ पृथ्वी भंडार के साथ भारत चौथे नंबर पर है। जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में महत्वपूर्ण खनिज जो मिला था लिथियम, वो भी इसी कैटेगरी में है। भारत कभी लिथियम के आयात पर 100% निर्भर था। लिथियम इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और सोलर पैनलों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्यिक उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे सेलफोन, टीवी, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल, इन सभी में इस्तेमाल किया जाता है। चुंबकीय और प्रवाही गुणों के लिए महत्वपूर्ण दुर्लभ पृथ्वी तत्व है ये। दुर्लभ पृथ्वी तत्व सैन्य उपकरणों जैसे फाइटर जेट्स, पनडुब्बी, रडार, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, लेजर आदि में भी इस्तेमाल किया जाता है। खबरों में सोडियम साइनाइड आया है, हम इसके विषय में भी जान लेते हैं। सोडियम साइनाइड भारत में आयात की एंटी डंपिंग की जांच शुरू कर दी गई है। जांच वाणिज्य मंत्रालय की शाखा व्यापार उपचार महानिदेशालय DGTR द्वारा शुरू की गई है। यूरोपीय संघ, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से होने वाले आयात की जांच होगी। सोडियम साइनाइड की डंपिंग से घरेलू उद्योग को बहुत नुकसान हो रहा है। DGTR अप्रैल 2019 से मार्च 2022 के बीच आयात के उत्पादों की जांच करेगा। DGTR इन एंटी डंप में शुल्क लगाने की भी सिफारिश कर सकता है। सस्ते आयात में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग को होने वाले नुकसान के लिए एंटी डंपिंग की जांच की जाती है। किसी देश द्वारा, अब डंपिंग क्या होता है, तो किसी देश द्वारा दूसरे देश में अपने माल को कम कीमत पर निर्यात करने की डंपिंग की जाती है। डंपिंग विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत उल्लंघन इसका माना जाता है। वित्त मंत्रालय करता है भारत में एंटी डंपिंग शुल्क लगाने का अंतिम फैसला। सोडियम साइनाइड यह एक सफ़ेद क्रिस्टली गंधहीन ठोस या पाउडर है। खनन उद्योग में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। सोडियम साइनाइड अत्यधिक जहरीला रासायनिक है। इसके उपयोग क्या होते हैं, तो सोने और चांदी को उनके संबंधित अयस्कों से निकालने में, धातुओं को साफ करने में, रंजक या रंगों के निर्माण करने में, पिगमेंट बनाने में, हाइड्रो रासायनिक एसिड के उत्पादन में, थोक दवाओं के निर्माण में, कृषि क्षेत्र से जुड़े रसायन और कीटनाशकों को बनाने में भी किया जाता है। अगली खबर, स्टैंड अप इंडिया योजना को 7 साल हो गए हैं। इसकी जो थीम है इंडेवियर एंड प्रॉस्पियर। 2023 में स्टैंड अप इंडिया यानी SUPI की योजना ने 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन 7 वर्षों के दौरान योजना ने 1.8 लाख से अधिक उद्यमी लाभान्वित हुए हैं। इस योजना के तहत 80% से अधिक ऋण महिलाओं को ही दिया गया है। यह योजना व्यवसाय के लिए सहायक वातावरण का निर्माण करने का प्रयास करती है। स्टैंड अप इंडिया योजना को 5 अप्रैल 2016 को नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जमीन पर स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। महिलाओं तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों में उद्यमशीलता को भावना को बढ़ाना देना था। इसके तहत 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के ऋण बैंकों की सुविधा दी जाती है। योजना के तहत ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है। वे उद्यम निर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि क्षेत्र में हो सकते हैं। इस योजना को वर्ष 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, इसीलिए ये खबरों में आई है। गौरतलब है कि स्टैंड अप इंडिया योजना वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय मिशन के तीसरे स्तंभ वित्त पोषण से वंचित लोगों का वित्त पोषण अर्थात फंडिंग द अनफंडेड पर आधारित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।